हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आईटीआई के बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया था, सर आप सेकेंड ईयर की क्लास चला रहे हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास कब चलाएंगे। और बहुत सारे लोग थे जो कि फीटर की भी क्लास के लिए यहाँ पर डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको कल एक फीटर की क्लास दिया था जो कि बिल्कुल सही नहीं चला, इसलिए आज मैं आपको फीटर की क्लास नहीं ले पाऊँगा। बाकी यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए ट्रांसफार्मर चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह के ही पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो आपको पार्ट 1 के अंतर्गत मिलने वाली है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपको किस टाइम पर ये आपको ऑनलाइन क्वेश्चन कराया जाए, ताकि आप अच्छी तरह तैयारी भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडो का प्रयोग निम्नलिखित हटाने के लिए किया जाता है। कॉपर हानि या भंवर धारा हानि या शैथिल्य हानि या इनमें से सभी। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। मात्र आपको 5 सेकंड का ही मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा, अन्यथा जो वीडियो होगी काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे कि बाद में जो लोग देखेंगे उनको बोरिंग महसूस होगा। तो देखिए दोस्तों, विद्युत मशीनों में लिमिटेड कोर का जो प्रयोग होता है ईडे करंट लॉसेज जो होता है उसको घटाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो हिस्टैसिस लॉस होता है उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो दोनों यहाँ पर लॉस होती है, ये कहाँ पर होती है, कोर में होती है लॉस, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिशत वोल्टता नियमान जहां भी एन बराबर नो लोड वोल्टता बी एफ एल बराबर फुल लोड वोल्टता। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये एक रिवीजन के तौर पर आपके क्वेश्चन चले फर्स्ट ईयर के, मैं बहुत सारे वीडियो में पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो आपका करेक्ट होता है वो कौन सा, कुछ लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, अर्थात वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान वी एफ एल, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। पहला ऑप्शन दिया गया हॉट रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील या कास्ट स्टील या कुल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील या सी ऑप्शन दिया गया है कास्ट आयरन। इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ये एक क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे कराया जा रहा है, मैं इसका पहले भी आपको इस तरह के क्वेश्चन करा दिया हूँ ट्रांसफार्मर से। ठीक है, यही क्वेश्चन थे, बिल्कुल यहाँ पर अलग नहीं थे, मैं यहाँ पर दोबारा आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात कोल्ड रोल्ड दाना बेसित स्टील। अब ऐसा क्यों इसका ही प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड अगेन ओरिएंटेड स्टील जो होता है सबसे उपयुक्त होता है। पहले तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर जो आपका प्रयोग होता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब कि कोल्ड रोल्ड व्यवस्थित स्टील, मतलब कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इसमें ये जो दोस्तों प्रयोग में क्या होता है इसके प्रयोग से, तो इसके प्रयोग से भंवर धारा जो होती है और जो हिस्टैसिस हानि होती है, इस पर क्रोड का प्रयोग होने से वहाँ पर लो ऊँचे जो सिलिकॉन होता है उसके अंश तक ये होना चाहिए, और इसको पहुँचने में यह सहायता भी करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल का जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है, लाल हो जाता है या गुलाबी हो जाता है या नारंगी हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है। किस कलर का हो जाता है?
चलिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात सिलिका जेल जिसको हम रोबो बोलते हैं उसका जो रंग होता है नीले से बदलकर पहले बैगनी फिर गुलाबी हो जाता है। और जो गुलाबी रंग होता है इससे हमको ये ज्ञात होता है कि इसका जो सिलिका जेल की जो नमी सोखने की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या कहा जाएगा? विद्युत खुला नहीं रखा जाता है या लघु पथित नहीं रखा जाता या न तो खुला और न ही लघु पथित रखा जाता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत खुला नहीं रखना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए कि खुला इसको नहीं रखना चाहिए? तो हम कहेंगे कि जहाँ सिटी ट्रांसफार्मर की बात किया जाए, मतलब कि जहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर की बात किया जाए उसकी करंट ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है उसको खुला नहीं रखना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि खुला होने पर जो द्वितीय कुंडलन है उसमें अति उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी और जो कि वहाँ पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी भी यहाँ पर मनुष्य या किसी भी हम जानवर की बात करें वहाँ पे संपर्क में आएंगे तो उनके लिए बहुत ही घातक यहाँ पर साबित होती है, इसलिए उसको खुला नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम या सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक या इनमें से कोई नहीं या अनंत। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक, मतलब कि विभव जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इसको कहा जाता है। पहले तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका विभव जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अभी पर रीजन क्या है, देखिए जो प्राइमरी में वर्तनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होगी, मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेकेंडरी के बीच इसका जो वाइंडिंग होता है उससे अधिक होती है, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच उच्च विरोधी पदार्थ हो अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर की लो रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है, मतलब कि पटलन जो किया जाता है वो किस चीज़ को घटाने के लिए किया जाता है? कॉपर हानि या हिस्टैरिसीस हानियाँ या भंवर धारा हानियाँ या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया आपका हिस्टैरिसीस और भंवर धारा हानियाँ दोनों। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हिस्टैरिसीस हानियाँ होती है जिसमें आपका यहाँ पर सूत्र उसका होता है क्या? इसका होता है डब्ल्यू, आपका होता है बी डब्ल्यू एच प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स होता है जिसके खाते 1.6 होता है। एफ बी होता है जहाँ पर जूल प्रति सेकंड में इसको ज्ञात किया जाता है या वाट में ज्ञात किया जाता है, जिसमें एफ आपका फ्रिक्वेंसी होता है, भी आपका क्या होता है आयतन होता है। तो यहाँ पर देखिए उसी को यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर भंवर धारा हानि, और भंवर धारा हानि का सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स के घाते 2 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्या नहीं है मतलब कि निगेटिव आपसे पूछ रहा है। समान फेज अनुक्रम या समान आवृत्ति या समान वोल्टेज अनुपात या समान केवीए रेटिंग, कौन सा इसमें नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सेम केवीए रेटिंग, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब अनिवार्यता इसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है जो शर्त होती है समान फेज अनुक्रम, समान वोल्टेज अनुपात और समान आवृत्ति, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जैसे कि दी गई है क्वेश्चन कि आकृति को पहचानिए। पहला यहाँ पर आपका आकृति इस तरह है, और तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने आपको एक और ट्रांसफार्मर से वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था। इसमें आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें एक ही वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, इस तरह भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती है 30% या 75% या 0% या 50%। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ कितने प्रतिशत तक होती है? चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों देखिए, वास्तविक परिणामित की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वास्तविक परिणामित होती है उसमें घर्षण जो हानियाँ होती है मतलब कि एकदम शून्य होती है, मतलब कि होती ही नहीं है। लेकिन जब किसी वास्तविक परिणामित पर लोड होता है तब इसकी जो क्रोड में हानियाँ होती है जिन्हें हम लौह हानियाँ कहते हैं, और जो परिणामित पर प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन होता है उसमें ताम्र हानियाँ होती है तथा इसमें हानियों का पूर्ण रूप से इसको नगण्य माना जाता है, मतलब कि इसमें कोई भी हानियाँ नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। लेकिन इस पर जब प्रभाव पड़ता है तो ये हानियाँ होती है, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक परिणामित्र एक युक्ति है जो, तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो परिणामित्र है ये एक ऐसी युक्ति है जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को क्या करती है, रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में हमारा मैच करा है, ऑप्शन नंबर सी मैच करा है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव को, धाराओं को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक ऐसी स्थैतिक मशीन होता है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करके काम में लाता है, ठीक है। तो ये जो परिणामित होता है इसका जो कार्य सिद्धांत यदि बात करें तो इसका कार्य सिद्धांत आपका स्थैतिक प्रेरण सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 12। कह रहा है क्वेश्चन की, एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2 संबंधे 1 है तो द्वितीयक शक्ति होगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर समझने की है। तो जो यहाँ पर आदर्श ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में एक नियम होता है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक में शक्ति जो होती है, जो पावर होता है वो समान होता है। मतलब कि यदि P1 में आपका दिया गया है, ठीक है, यदि P1 में आपका 100 दिया गया है तो आपका P2 में भी आपका 100 ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 200 होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर P में आपका कितना दिया गया, 100 वाट दिया गया, प्राथमिक में आपका 100 वाट दिया गया, और पूछ रहा है कि विभव अनुपात 2 संबंध 1 है तो द्वितीयक शक्ति होगी, तो ये आपका कितना होगा, 100 ही वाट होगा। और इसमें हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन, वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है चुंबकीय पथ की रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय पथ का रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, सी ऑप्शन दिया गया भंवर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, डी ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिणामित का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वार्निश के साथ लेपित रोधक जो होता है सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और जिसे हम क्या कहते हैं, एडी धारा, जिसको भंवर धारा हानि को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है कहलाती है। जनरेटर कहलाता है, या डायनामो कहलाता है, या ट्रांसफार्मर कहलाता है, या एसी मोटर कहलाता है? क्या कहलाता है वो? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो कि शक्ति परिवर्तन को बिना कार्य करे आपका बिना कार्य करती है, ठीक है, वो आपका होता है विभव, ठीक है। और जो विभव होता है उसके स्तर को हम चरणबद्ध कम या अधिक कर सकते हैं। और तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ट्रांसफार्मर। और ये जो प्रक्रिया होती है चरणबद्ध करने की, ये ट्रांसफार्मर में होती है, जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से खाली स्थान होती है, द्वितीयक धारा में वृद्धि या द्वितीयक धारा में कमी। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक धारा में कमी हमेशा होती है, ठीक है।
और जो द्वितीय कुंडली होती है इसमें एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। और इस प्रकार क्या होता है, द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है ये प्राथमिक कुंडलन में विद्युत जो होता है ये प्रयुक्त होता है और बोर्डता के बिल्कुल ये विपरीत फेज में होगा। और द्वितीय कुंडल में प्रेरित विद्युत जो होगा वो वाहक के वर्तनों की संख्या पर निर्भर भी करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कवर किए गए हैं। यदि आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप कहते हैं कि हमारी क्लास डेली चलाइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको डेली इस तरह की क्लास लेके आता रहूँगा और आपको डेली इस तरह के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या मैं टॉपिक चेंज कर दूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।